हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज साउंड वेव का पार्ट 2 देखने वाले हैं और इसमें हम लोग ये सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देखिए, तो उसमें भी बहुत सारे जो इससे पहले के कंसेप्ट्स है वो सारे डिस्कस किए गए हैं। सो बेसिकली हम लोग इसमें वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड लिक्विड गैस का क्या वैल्यू होता है उसको समझेंगे, न्यूटन फार्मूला और लैपलास करेक्शन देखेंगे, फिर डिफरेंट जो पैरामीटर्स का वेलोसिटी ऑफ साउंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, विंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और इस सब का हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव जिसमें कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव होगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव देखेंगे और लास्ट में हम लोग क्वींस ट्यूब को स्टडी करेंगे। सो जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आपको ट्रांसवर्स वेव का आइडिया हो गया होगा, पार्ट 1 में मैं इसको अच्छे से डिस्कस किया हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में, कोई एक स्ट्रिंग है जिसको आपने स्ट्रेच किया है जिसमें टेंशन T है, वो क्या होता है वैल्यू V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T बाई म्यू, जहाँ म्यू क्या है आपको लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मीन्स कि कोई एक स्ट्रिंग है जिसका आपको लेंथ टोटल L है और उसका टोटल मास M है, तो लीनियर मास डेंसिटी होगा मास डिवाइडेड बाय लेंथ। आप मान रहे हो कि उसमें यूनिफॉर्म मास है, हर जगह पर इक्वल मास है, कहीं पर ना तो ज़्यादा मास है और ना ही कहीं पर उसमें कम मास है। क्लियर है? सो अब एक यदि वेव पल्स प्रोड्यूस करोगे तो v वेलोसिटी से जाएगा और v का वैल्यू ये आ जाएगा। अब इसमें देखो कि यदि उसका d डेंसिटी है तो डेंसिटी के टर्म में, क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, इसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, d डेंसिटी है, तो देखो यहाँ पर से t बाई रो इंटू ए, म्यू का वैल्यू क्या हो गया रो इंटू ए। क्यों? चूँकि म्यू हुआ मास बाई लेंथ और इसका एरिया A है, तो डेंसिटी को यदि रो से दिखाओ या D से दिखाओ, D और रो में लिख देता हूँ, तो रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा A इंटू एल। सो रो इंटू A इंटू एल डिवाइडेड बाई एल, दैट इज रो इंटू A। तो म्यू का वैल्यू आया रो इंटू A। सो वेलोसिटी हो गया T बाई म्यू या T बाई रो बाई A हो गया। ठीक है, अब स्ट्रेस का वैल्यू होता है T बाई A। सो यदि स्ट्रेस के टर्म में लिखना हो तो क्या होगा स्ट्रेस बाई रो, जहाँ रो क्या है ये डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पर मैं D लिखा हूँ, इसको आप रो समझ लो। अच्छा, फिर आप क्या है कि एरिया का वैल्यू क्या है, एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया यही है, और इसका यदि R रेडियस लोगे तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो T डिवाइडेड बाई A इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आप ध्यान रखना कि V का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट T बाई म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T बाई रो A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T बाई A इन रो इंटू, यहाँ पर ये रो है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S बाई रो, जहाँ S क्या है स्ट्रेस है। सो इसमें से किसी का भी आएगा तो आप यूज़ कर लेना। अब इसमें ना हर एक फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है एक बार देख लेते हैं हम लोग। यदि मान लेते हैं म्यू कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी है T बाई म्यू। सो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T होगा एंड इट इज़ कॉल्ड एज टेंशन लॉ। ठीक है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट T है। अब देखो यदि टेंशन T है और ये कांस्टेंट होगा तो क्या होगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर रूट म्यू, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास। और T कांस्टेंट है और वायर का रेडियस अलग अलग हो लेकिन मटेरियल सेम हो, मीन्स कि डेंसिटी सेम हो, डेंसिटी क्या हो सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो क्या होता है V है स्क्वायर रूट T बाई रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सब टर्म कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक है, मीन्स कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियस। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं कि डेंसिटी का क्या रोल होता है। सो T सेम रहे, T क्या रहे, हम लोग बेसिकली 2 रॉड ले रहे हैं या 2 स्ट्रिंग ले रहे हैं और तब ये सब चीज़ों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। सो T यदि सेम हो और फिर आपको ये रेडियस भी सेम हो, केवल डेंसिटी डिफरेंट हो, अलग अलग मटेरियल का हो, तो V इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेंसिटी। सो ये चारों लॉ हैं, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको कॉम्परेटिव एनालिसिस में काम आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, मान लेते हैं आपको दो स्ट्रिंग बोला, एक स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग ए है और दूसरा स्ट्रिंग बी है, और इसका लीनियर मास डेंसिटी μ1 है, इसका लीनियर मास डेंसिटी μ2 है। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? तो आप कर देना v1/v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट μ2/μ1। तो ऐसे करके सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अलग अलग केसेस हम लोग समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है। पहला केस जो सबसे सिंपल केस है, यदि कोई एक स्ट्रिंग है जो ऐसे पुली पर लगाया गया और यहाँ से एक मास कैपिटल M को आप लगा दिए हो, ये मासलेस पुली है और स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय सम वेट, तब फिर क्या होगा? आपको वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, जो यहाँ पर वेव है ना, वेव का वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट t/μ। सो ये देखो, ये टेंशन T है, क्योंकि मासलेस है तो यहाँ पर जो टेंशन है ना, जो ये टेंशन यहाँ पर है वही टेंशन यहाँ पर होगा। सो बेसिकली इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये मासलेस है। सो क्या टेंशन है? नीचे में mg फोर्स लग रहा है। देखो ये जो mg है ना, वो mg फोर्स नीचे में लग रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर ऊपर में यदि टेंशन T है तो T इज इक्वल टू mg के हो जाएगा, बिकॉज ये रेस्ट में है। तो T इज इक्वल टू mg हो गया और V हो गया स्क्वायर रूट t/μ, डेट इज स्क्वायर रूट mg/μ, जहाँ μ इसका लीनियर मास डेंसिटी है स्ट्रिंग का, और टेंशन का वैल्यू क्या हो गया? कैपिटल M जो ब्लॉक है उसका मास इंटू g। अब सेकेंड बड़ा अच्छा केस है, ये कभी कभी पूछता है, इफ द सस्पेंडेड वेट इज इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सस्पेंडेड लोड। सो इसका डेंसिटी आपको क्या है? रो है, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी सिग्मा है। तो आपको टेंशन कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो, जब आप लिक्विड में डालें तो एक बॉयंसी फोर्स लगेगा, और बॉयंसी फोर्स का वैल्यू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो बॉयंसी फोर्स हो गया डेंसिटी ऑफ, देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो ये होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ? जितना ये मास का वॉल्यूम है। ये तो आपको बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना हो, क्योंकि यही मास ने पूरे लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखो इसका वॉल्यूम होगा इसका मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सो m/ρ। सो ये वाला हो गया m/ρ। सो ये हो गया सिग्मा इंटू m/ρ हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू अब g से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये हो गया बॉयंसी फोर्स। क्लियर है? सो ऊपर में बॉयंसी फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू ये है, और टेंशन T लग रहा है, और नीचे में कैपिटल mg है। सो ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से आप ये लिख दोगे, ये इसके इक्वल कर दोगे और यहाँ से सॉल्व कर दोगे, तो टेंशन का वैल्यू आ गया mg ब्रैकेट में 1 - सिग्मा/ρ। क्लियर है? सो यहाँ से आपने टेंशन निकाल लिया, और इसको यदि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग से भाग दे दोगे, स्क्वायर रूट निकाल दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। सो इसी तरीके से अलग अलग केसेस में आप प्रॉब्लम बनाओगे। अब वेलोसिटी किसी सॉलिड बॉडी में रहेगा तो वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये दोनों टर्म आपको दिया जाएगा, इस दोनों टर्म के हेल्प से आप वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल लोगे। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये एक अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 आपको पार्ट 1 में था। ए 4 kg ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एन एलिवेटर थ्रू अ स्ट्रिंग हैविंग लीनियर मास डेंसिटी ऑफ 19.2 into 10⁻³ kg per meter. Find the speed with which a wave pulse can proceed on the string if the elevator accelerates up at the rate of 2 मीटर/सेकेंड²। देखो ये बोल रहा है कि ये पूरे को एक एलिवेटर में डाल दिया गया है, और जो एलिवेटर है ये आपको 2 मीटर/सेकेंड² से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें आप यदि एक वेव पल्स प्रोड्यूस किया जाएगा तो वेव पल्स किस वेलोसिटी से जाएगा आगे की तरफ। क्लियर है? तो आपको इसका टेंशन निकालना होगा। टेंशन कैसे निकालोगे? आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे और जो फोर्स इक्वेशन लगा दोगे, समेशन F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma, तो T - mg।
ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लोगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे और ma को राइट हैंड साइड में लिखोगे और ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखोगे, तो t पॉजिटिव होगा, mg निगेटिव होगा। सो क्लियरली t का वैल्यू आया mg प्लस ma, और ये जो वैल्यू पुट कर दोगे, m का वैल्यू पुट कर दोगे, g का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 2, तो आ गया 48 न्यूटन। सो आपको t का वैल्यू 48 न्यूटन आ गया और म्यू दिया गया है, तो वैल्यू पुट कर दो तो 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी हम लोगों ने कवर कर लिया, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का देखेंगे और इसमें साउंड वेव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले हम लोग बेसिक वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। So it is important to note that the speed of mechanical wave, transverse and longitudinal both, depends upon the elastic and inertia property of medium। आपको मालूम है कि जो मैकेनिकल वेव है उसके मूवमेंट के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और बेसिकली मीडियम का जो इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टी है उसी के बेसिस पर उसका स्पीड डिफाइन होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का या मैकेनिकल वेव का स्पीड मीडियम में डिफाइन होता है। So clearly velocity of mechanical wave in a medium is defined as a square root of elastic property divided by inertia property। और ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम E, और डेंसिटी ऑफ मीडियम बेसिकली उसका इनर्शिया प्रॉपर्टी हो गया। So elasticity is the property of solid material to return to their original shape and size after forces deforming them has been removed। सो बेसिकली आपको मालूम है कि वेव चूंकि अपने प्लेस पे रहता है, सो एक बार मेन पोजीशन से वो डिस्प्लेस हुआ फिर उसको अपनी जगह पर आना है, इसलिए इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? तो देखो इसका आंसर यहाँ दिया गया है, एज सॉलिड आर मोर इलास्टिक वाइल गैसेस आर लिस्ट। सो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से ज़्यादा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड गैस से ज़्यादा होगा। और आप देखो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इलास्टिसिटी किसी मीडियम का जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी का। मीन्स को आप जितना कंप्रेस कर पाओगे उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। और गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा पाता है, इसलिए गैस का इलास्टिसिटी लीस्ट होगा। सो क्लियरली जिसका इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा उसमें उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्लियर है? सो यहाँ से लिखा जा सकता है, सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील क्या होता है, 5000 मीटर पर सेकेंड। वाटर में साउंड का स्पीड क्या होता है, 1450, और एयर में देखो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। अब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल रहा हूँ। सो एज फॉर साउंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एयर। आप देख रहे हो, जबकि आप यदि लाइट की बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में क्या होता है, लाइट का एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं इसको वैक्यूम में मान रहा हूँ। और यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट आप वाटर में बात करोगे तो ये हो गया आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो कि 4/3 होता है। क्लियर है? वैसे ही आप देखोगे कि यदि साउंड के बारे में बात करोगे तो 1450 होता है और 332 होता है। सो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। सो अब देखो इसका रीज़न क्या है। सो वाटर इज रेयरर देन एयर फॉर साउंड। साउंड के लिए वाटर क्या होता है, रेयरर मीडियम है, और लाइट के लिए वाटर डेंसर मीडियम है। आप हमेशा ध्यान रखना है कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम जाता है। सो डेंसर मीडियम वेलोसिटी लेस। ठीक है, डेंसर मीडियम वेलोसिटी क्या हो गया, लेस। तो क्लियरली साउंड के लिए वाटर रेयरर मीडियम हुआ, जबकि लाइट के लिए क्या हो गया, डेंसर हो गया। सो द कंसेप्ट ऑफ रेयरर एंड डेंसर मीडियम फॉर अ वेव इज थ्रू द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, नॉट फॉर द डेंसिटी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेसर द वेलोसिटी, डेंसर इज सेड टू बी द मीडियम एंड वाइस वर्सा।
सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड बॉडी। सो व्हेन सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग बार, तो क्या होगा, तो ये होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा बाई पी, जहाँ गामा क्या है, यंग मॉडुलस है। आपको मालूम है कि, और रो क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। आपको मालूम है क्या होता था, इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय इनर्शिया प्रॉपर्टी, ठीक है, इनर्शिया बोल दो या फिर डेंसिटी बोल दो। सो क्लियरली ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी उसके डेंसिटी से डिराइव होगा और इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो उसके यंग्स मॉडुलस से होगा। सो फॉर सॉफ्ट आयरन वेलोसिटी इज इक्वल टू 5150 मीटर पर सेकेंड। अब गामा का वैल्यू क्या है, गामा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, डेट इज स्ट्रेस का वैल्यू हो गया फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन का वैल्यू हो गया डेल्टा एल बाई एल। कोई भी डाउट होने से आप मुझसे पूछिएगा। आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कंसेप्ट देखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड गैस। सो लिक्विड जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड और गैस में क्या होगा, होता है स्क्वायर रूट बी बाई रो, जहाँ बी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड और गैसियस मीडियम, ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी। तो क्लियरली वाटर के लिए निकालना हो तो वाटर का ऊपर में आप बल्क मॉडुलस कर दो और नीचे में उसके डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो यही आएगा। फॉर एनी गैसियस मीडियम के लिए बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है dp डिवाइडेड बाई आगे माइनस साइन दे दो, dv बाई v, जहाँ v क्या है, वॉल्यूम, मीन्स की चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट इज माइनस वॉल्यूम इंटू dp बाई dv। सो यही होता है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन केस ऑफ एक्सटेंडेड सॉलिड क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी प्लस 4 ईटा बाई 3, जहाँ क्या है, b क्या है, बल्क मॉडुलस है और ईटा हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रो हो गया डेंसिटी। सो ये फॉर्मूला का हो सकता है आपके काम आ जाए। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है फॉर्मूला ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लास करेक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो जो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो फर्स्ट ट्राई किया गया न्यूटन द्वारा, और न्यूटन ने क्या बोला कि साउंड जब प्रोपोगेट एयर में करता है तो एयर टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, मीन्स कि साउंड वेव यदि एयर में मूव हो रहा हो तो आपको जो एयर का टेम्परेचर है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, मीन्स कि प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल क्या हो गया, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। सो क्लियरली यदि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी पहले उसने कैलकुलेट किया और उसको डेंसिटी से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाला और फिर देखा कि आपको क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड आता है। तो यही है कैलकुलेशन ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का है, चूँकि PV इज इक्वल टू nRT होता है और आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके बल्क मॉडुलस कैलकुलेट किया गया। बल्क मॉडुलस आपको मालूम है माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V। सो क्लियरली ये कैलकुलेट किया गया तो प्रेशर के इक्वल आ गया। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर जो कैलकुलेट किया गया वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला स्क्वायर रूट प्रेशर बाय डेंसिटी, बिकॉज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का वैल्यू आपको प्रेशर हो गया। अब आप देखा गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोलो या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बोलो, तो इसमें प्रेशर का वैल्यू हो गया 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी का वैल्यू 1.3 kg पर मीटर स्क्वायर। ये आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा गया या STP पे। तो फिर आपको जब वेलोसिटी ऑफ एयर निकल के आया वो आया 279 मीटर पर सेकेंड, जो कि रॉन्ग है। मीन्स कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला निकाला जो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देखा गया था उससे डिफरेंट था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फॉर्मूला में कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, और इस टेक्निकल मिस्टेक को किसने करेक्ट किया, लैप्लास ने किया। लैप्लास ने बोला कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि आउटसाइड से आपको हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। आपको यदि एडियाबेटिक प्रोसेस पता नहीं है तो आप ऐसे
ऐसे समझो कि एक थर्मस फ्लास्क है जिसमें कि बाहर से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। सो क्लियरली एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो या तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बाहर से हीट ट्रांसफ़र किस किस कंडीशन में नहीं हो सकता है, या तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो, या फिर आपको प्रोसेस क्या हो, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में हो। लेकिन जब हम लोग साउंड बोलते हैं तो वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में नहीं होता है, तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, फास्ट प्रोसेस है। सो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को आप क्या बोल सकते हो, फास्ट प्रोसेस। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है ताकि वो आउटसाइड वर्ल्ड से हीट ले पाए। सो क्लियरली यहाँ पर एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया गया, और देखो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया गया, जहाँ गामा का वैल्यू CP/CV होता है। और क्लियरली ये आपको जब सॉल्व किया गया तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू आया गामा P। सो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा P, एंड गामा P बाई डेंसिटी से डिवाइड किया गया। तो आप देखो कि जो वैल्यू आया वो 331 मीटर पर सेकेंड आया एट STP, मीन्स कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया, ठीक है। और प्रेशर भी आपको 1 ATM लिया गया। सो क्लियरली ये आपको सही जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको प्रेडिक्ट किया, और आप बोल सकते हो कि जो एक्चुअल फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का होगा वो होगा गामा P/ρ, मीन्स कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसको हम लोग टेम्परेचर के टर्म में भी चेंज करके देख लेते हैं। सो आपको मालूम है कि PV इज इक्वल टू nRT, क्लियर है। सो आप देखो कि P बाई डेंसिटी है, सो P का वैल्यू आप डाल दो nRT बाई वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई डेंसिटी। सो क्लियरली आपको देखो यहाँ से आप सोच सकते हो कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, और ये देखो आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास के इक्वल। सो क्लियरली ये हो गया nRT बाई मास, जहाँ पर मास क्या है, n मोल्स का। सो ये मास है मास ऑफ n मोल्स, ठीक है, बिकॉज आपने ऊपर में n मोल लिया है। अब सपोज करो कि मैं n मोल मास की जगह 1 मोल ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मोल का वैल्यू मैं 1 ले लूँगा तो क्या होगा, RT डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 मोल, और ये हो गया RT डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 मोल होता है मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। सो यही आ गया। सो यही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया गामा RT बाई m, जो कि मास ऑफ म्यू मोल है, और ये हो गया गामा RT बाई मॉलिक्यूलर वेट, where mu is the number of mole, that is mass by molecular weight, और ये हो गया m/mw। सो क्लियरली यहाँ पर यदि इस फॉर्मूला में हम लोग रखें, पुट करें, तो गामा का वैल्यू होता है 1.41। हम लोग यहाँ पर एयर की बात कर रहे हैं, और एयर में आपको डाई एटॉमिक ही मेनली होते हैं। आपको मालूम है कि O2 होता है एंड N2 होता है, दोनों आपको डाई एटॉमिक है, और डाई एटॉमिक के लिए जो गामा का वैल्यू होता है वो 1.4 या 7/5 के इक्वल होता है। सो क्लियरली, और R का वैल्यू 8.3 होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो इसको केल्विन में आप चेंज कर दोगे तो क्या होगा, 273 केल्विन, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि 78% वो नाइट्रोजन होता है, तो 0.78 इंटू 28, और 21% ऑक्सीजन होता है, तो 0.21 इंटू 32। और हम लोग ये जो 99% जो फॉर्म कर रहा है उसी को हम लोग मान रहे हैं, मतलब हम लोग 100% एयर का नहीं, बल्कि 99% जो एयर इन दोनों का कंपोजिशन है उसी के बेसिस पर निकाले तो 28.84 ग्राम आया, ठीक है। ये ग्राम आया, इसको आपको किलोग्राम में चेंज कर दोगे तो क्या हो गया, 29 × 10⁻³ किलोग्राम। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ गया, 331 मीटर पर सेकेंड, जो कि सेम है। सो आप ध्यान देना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए टेम्परेचर किस में रखना है, आपको केल्विन में रखना है। आर का वैल्यू 8.3 है, मीन्स कि आपको जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स के फॉर्म में होना चाहिए। और जो गामा आपको मोनो एटॉमिक का यदि निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, 5/3 लिखोगे, गामा और डाई एटॉमिक के लिए 7/5 रखोगे, और पॉली एटॉमिक के लिए 4/3 करोगे। सो आई थिंक ये सब कंसेप्ट आपको पता है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
सो आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू, जहाँ एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट है। सो क्लियरली टेम्परेचर केल्विन में होगा, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इन केल्विन। अब आपको दो यदि टेम्परेचर T1 और T2 दिया जाए, उस पर बोला जाए कि इनके बीच में वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप होगा, वो निकालिए। सो आपको निकालना है V एट टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाई V एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू क्या होगा, गामा आर T2 डिवाइड बाई एम डब्ल्यू इंटू गामा आर T1 बाई एम डब्ल्यू। ठीक है, जहाँ पर T1 T2 क्या है, T1 T2 है आपको टेम्परेचर केल्विन में चेंज करके। सो केल्विन में चेंज करोगे तो क्या होगा, T2 प्लस 273 और डिवाइडेड बाई T1 प्लस 273, और T1 T2 इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो यही चीज़ लिखा गया है। अब यदि हम बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे कैसे निकालोगे, तो उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला यूज़ है। आपको मालूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है वेलोसिटी। सो आप कर दो एट टेम्परेचर T पर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 273। क्लियर है, बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ 273 केल्विन के इक्वल, और ये हो जाएगा 1 प्लस T बाई 273। सो क्लियरली ये हो गया VT हो गया V0 1 प्लस T बाई 273 का पावर 1/2। सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर देते हैं। सो देखो 1 प्लस T बाई 273 का पावर 1/2। आप जानते हो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2, चूँकि क्या होता है 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे से करके होगा। क्लियर है। सो ये देखो इसको एक्सपेंशन करो तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, T बाई 273। सो 1 प्लस और n का वैल्यू 1/2 है। सो 1/2 इंटू T बाई 273 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 T बाई 273 का होल स्क्वायर, और ऐसे करके जाएगा। तो देखो ये T जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वो कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा। वो आप मान लो कि 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, तो ये T बाई 273 बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। सो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सो आपको ये जो टर्म में चेंज हो जाएगा, ये बाकी सब टर्म को नेग्लिजिबल बोल करके वो क्या होगा, 1 प्लस T बाई 273 इंटू 2 डेट इज़ 546। क्लियर है। तो ये आ गया टर्म। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, VT इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखा भी गया फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T। मतलब टेम्परेचर T का वैल्यू अब आप यदि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ले लोगे तब तो डेफिनेटली आप उसको नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं देख रहे हैं। सो VT हो गया V0 1 प्लस T बाई 546, और V एयर आपको मालूम है, मीन्स कि V0 आपको मालूम है 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो क्लियरली यहाँ से हो जाएगा VT इज इक्वल टू V0 प्लस अल्फ़ा T, जहाँ अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, अल्फ़ा का वैल्यू आया V0 इंटू 1 बाई 546। ठीक है। सो ये जब कैलकुलेशन करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.608 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 0.61। सो क्लियरली VT आ गया आपको V0 प्लस 0.61 इंटू T, जहाँ T ध्यान देना डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में मत अब चेंज कर देना। सो समझ गए कैसे हम लोगों ने फॉर्मूला को लाया। सो क्लियरली ये आपको बोल सकते हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो आपको टेम्परेचर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, 0.61 से बढ़ जाता है। मीन्स कि यदि आप V एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलोगे तो क्या हो जाएगा, V0 प्लस 0.61 डेट इज कितना है, 332 प्लस 0.61। क्लियर है। यदि मैं 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दूं तो V 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, 332 प्लस 0.61 इंटू 10। सो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड है। सो यही सब लिखा गया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन द टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ
sound increases by a factor of 0.61 मीटर पर सेकेंड। सो 300 केल्विन के ऊपर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करोगे, 332 प्लस 0.6 into 27 degree centigrade, because 300 Kelvin is equal to 27 degree centigrade, और ये हो गया 347 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्पीड ऑफ साउंड एट NTP हो जाएगा 332 प्लस 0.6 इंटू 20 दैट इज 342 मीटर पर सेकेंड। सो क्लियर है, आप समझ गए कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो आप देखो कि प्रेशर का जो फॉर्मूला था वो आपको मालूम है, V इज इक्वल टू गामा P बाई रो, V इज इक्वल टू गामा RT बाई MW, ठीक है, MW जहाँ मॉलिक्यूलर वेट है। सो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको लगेगा कि प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, बट प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस provided the temperature remains constant, because प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ता है। मीन्स कि प्रेशर को आपने बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ गया, और इस तरीके से बढ़ा कि प्रेशर बाय डेंसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे ना तो ये जो टर्म P बाई रो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। So P is directly proportional to density when temperature is constant, that is at constant temperature P by density is constant. That is why in going up in the atmosphere, although both pressure and density decreases, velocity of sound remains constant as long as temperature remains constant. So pressure और density दोनों घट रहा है, लेकिन यदि temperature constant रहेगा तो velocity of sound भी कांस्टेंट रहेगा। अब इफेक्ट ऑफ डेंसिटी देख लेते हैं। सो डेंसिटी पर आप देखो, डेंसिटी से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यदि मैं ह्यूमिडिटी की बात करूँगा तो ह्यूमिड एयर कहने का मतलब क्या हो गया, ह्यूमिड एयर का डेंसिटी कम होता है। देखो एक ड्राई एयर हुआ, ड्राई एयर में आपको क्या होगा, O2 होगा, N2 होगा। अब यदि ह्यूमिड एयर होगा तो उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स भी आएंगे, मतलब कुछ आपको H2O का भी मॉलिक्यूल्स आएगा। अब H2O का जो मॉलिक्यूल्स है उसका वेट डेफिनेटली O2 से कम होगा। किससे कम होगा, O2 से कम होगा। सो क्लियरली विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, और डेंसिटी यदि डिक्रीज होगा तो क्लियरली वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो विथ राइज इन ह्यूमिडिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज। दैट इज वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड एयर, दैट इज रेनी सीजन, देन इन ड्राई एयर समर एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर है? The density of water vapor at NTP is 0.8 kg per meter cube, whereas density of dry air at NTP is 1.293 kg per meter cube. So clearly velocity of sound in moist air is more than velocity of sound in dry air. So I think ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। सो विंड वेलोसिटी होने पर वो साउंड को मूवमेंट करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। विंड क्या है, साउंड के मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। सो विंड ड्रिफ्ट्स द मीडियम along with its direction of motion through the velocity of sound in a particular direction is the algebraic sum of velocity of sound and the component of wind velocity in the same direction. Clear है? मान लेते हैं कि विंड आपको इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो विथ वेलोसिटी VW, तो एक इसका कंपोनेंट VW cos थीटा है, वो क्या हो रहा है, सपोज करो कि साउंड आपको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो साउंड वेव के डायरेक्शन में VW cos थीटा है, और साउंड का जो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V प्लस VW cos थीटा, बिकॉज मीडियम का भी एक वेलोसिटी आ गया VW cos थीटा। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड अलोंग SL हो गया V प्लस VW cos थीटा। व्हेन विंड ब्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड देन V प्लस VW हो जाएगा, और विंड यदि अपोजिट में ब्लो करेगा, मीन्स कि साउंड को इधर जाना है और विंड इस तरफ आपको VW से ब्लो कर रहा है, तो क्या होगा, V माइनस VW। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि सपोज करो कि साउंड की वेलोसिटी आप सपोज करो कि 332 मीटर पर सेकेंड है, आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड
गेट पर, और इधर तरफ विंड ना यदि फ्लो करे 332 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको साउंड सुनाई नहीं दे पाएगा। यहाँ से कोई आदमी बोलता रहेगा तो यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। इसलिए आपने फील किया होगा यदि तेज़ आंधी आती है और आंधी के अपोजिट डायरेक्शन में आप बोलते हो तो सुनाई ठीक से नहीं देता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है कि जो साउंड का स्पीड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी पे, और किस प्रॉपर्टी पे? इनर्शिया प्रॉपर्टी पे। और फ्रीक्वेंसी का इन दोनों में कोई रोल नहीं होता है। सो विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो वेवलेंथ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। आप यदि सेम मीडियम रखोगे तो उसमें वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा। यदि फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो वेलोसिटी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सच दैट कि जो वेलोसिटी क्या रहे वो कॉन्स्टेंट रहे। सो क्लियरली ये चीज़ समझ गए हो गया। अब और अदर फैक्टर्स लाइक फेज हो गया, लाउडनेस हो गया, पिच हो गया, क्वालिटी हो गया, एक्सेट्रा है प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन साउंड वेलोसिटी। तो साउंड का जो वेलोसिटी है वो उसके मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया गामा आर टी बाई एम, एंड जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या आर एम एस वेलोसिटी क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 आर टी बाई एम। वी आर एम एस बाई वी साउंड क्या हो गया? 3 बाई गामा। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा बाई 3 स्क्वायर रूट आर एम एस वेलोसिटी। ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछते हैं। फिर देखो कि यदि मून की बारे में बात करोगे तो एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन मून देयरफॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज़ नॉट पॉसिबल देयर, क्योंकि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए मीडियम जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे करते हैं? कुन्स ट्यूब, क्विंग्स ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब और हेब्स मेथड। सो इन सब के बारे में जो कुन्स ट्यूब मेथड है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। सो देखो, जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन साउंड वेव आर इंसिडेंट ऑन अ मीडियम बिटवीन टू मीडिया, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द इनिशियल मीडियम while the remaining is transmitted into the second medium। मीन्स कि रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। सपोज करो कि यहाँ पर एक मीडियम 1 है, दूसरा मीडियम 2 है, यहाँ पर फिगर दिखाया गया है। तो आप देखो कि एक इंसिडेंट वेव आया तो एक पार्ट है जो कि रिफ्लेक्ट वेव हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, सेम मीडियम में आ गया, और दूसरा पार्ट क्या है? ट्रांसमिट हो गया, ये मीडियम 2 है। सो अलग अलग मीडियम में होने पर क्या अंतर आएगा? पहला चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी वेव का अनचेंज्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फ्रीक्वेंसी क्या है? सोर्स का प्रॉपर्टी होता है। सो जो इंसिडेंट वेव जो आया है ना, वो जिस सोर्स से आया होगा उसी समय इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया होगा। क्लियर है? सो इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी हो गया, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गया, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी हो गया, वो सब क्या है? जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वही है। मीन्स कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। अब आपको टाइम पीरियड मालूम है, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा। सो क्लियरली टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम, देखो रिफ्लेक्शन भी मीडियम 1 में ही है, और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसका प्रॉपर्टी होता है? मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव दोनों का जो वेलोसिटी क्या है? सेम हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड सेम हो गया, और वेवलेंथ जो है ना वो v हो गया न्यू लैम्डा के इक्वल। तो फ्रीक्वेंसी चूँकि सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, इसका मतलब लैम्डा भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सो इंसिडेंट लैम्डा और रिफ्लेक्टेड वेव का लैम्डा वेवलेंथ सेम होगा। अब के जो वेव नंबर है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सो ये भी आपको सेम रहेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का। लेकिन हम लोग ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है। मतलब कि वी ट्रांसमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम वी इंसिडेंट, ठीक है, बिकॉज मीडियम अलग हो गया तो वेलोसिटी अलग हो जाएगा, और यदि वेलोसिटी अलग होगा तो वेवलेंथ भी अलग हो जाएगा, के भी अलग हो जाएगा। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। सो ये बहुत ही आसान है, जैसे लाइट में था द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो आपको पता ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपको पता है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन जब होता है तो जैसे वहाँ स्नेल लॉ था वैसे ही सेम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है?
साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वी आई बाई वी टी, और जो एंगल आई और आर किससे लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं। सो अब देखो यहाँ पर बताया गया है ये साइन आई है, ये आई एंगल है और ये एंगल है आर। सो क्लियरली यहाँ से हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वी इंसिडेंट, और ये क्या, ट्रांसमिटेड वेलोसिटी वी टी। सो ये आपको ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये काम आता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है बाउंड्री कंडीशंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि वेव रिफ्लेक्ट होगा तो फेज में क्या चेंज आएगा। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन हो गया रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम और अ रिजिड सपोर्ट। सपोज करो कोई एक वेव जा रहा है और एक डेंसर मीडियम हो गया या कोई रिजिड सपोर्ट है, तब फिर क्या होगा। सो इस केस में फेज चेंज 180 डिग्री से होता है और डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। लाइक ये इंसिडेंट वेव था और ये रिजिड सपोर्ट रहे, मान लेते हैं ऐसे, या तो कोई सपोर्ट रहे या फिर एक मोटा आपको रस्सी रहे, मीन्स कि आगे में जो ये था ना, ये जो स्ट्रिंग था वो पतला स्ट्रिंग है और आगे में एक डेंसर स्ट्रिंग हो गया, और आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, टी बाई म्यू। अब क्या है कि जो डेंसर के लिए म्यू इज़ लार्ज, किसके लिए, फॉर डेंसर, डेंसर के लिए म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। यदि म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा, और वेलोसिटी कम हो गया तो वो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए क्या होता है, डेंसर होता है। हम लोगों ने देखा है कि डेंसर मीडियम में ही वेलोसिटी कम जाती है। सो क्लियरली इस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो 180 डिग्री से उसमें फेज चेंज होता है और उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, जबकि ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिटेड में कोई चेंज नहीं होगा। सो आपको यहाँ पर फिगर से दिखाया गया है, ये रेयर था और ये रिफ्लेक्टेड वेव जो आया वो लौट करके आया, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। देख रहे हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में लौट भी रहा है, और ये चूंकि 180 डिग्री से फेज चेंज हो गया है, सो क्लियरली ये क्या हो गया, ये आपको नीचे में हो गया है डायरेक्शन। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ट्रांसमिटेड वेव पल्स आपको क्या है, सेम जिस तरह से इंसिडेंट वेव पल्स है उसी तरीके से गया है। सो यदि इंसिडेंट वेव यदि होगा ए आई साइन ओमेगा टी माइनस k1x, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए क्या हो जाएगा, ये भी आपको k1 ही रहेगा, तो हो जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के। अब ये इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो x की जगह माइनस एक्स हो जाएगा और फेज चेंज एक पाई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डेट इज ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, डेट इज माइनस ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहाँ पर माइनस साइन आने का मतलब क्या है कि पहले जो वेव ऐसे था अब वो वेव ऐसे हो गया। सो ऐसे वेव जा रहा था और ऐसे वेव लौटा, और ट्रांसमिटेड वेव ऐसे ही गया। क्लियर है। और ट्रांसमिटेड वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड, देखो इसमें इनिशियल एम्पलीट्यूड था ए आई, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड था ए आर, और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड था ए टी। अभी इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। ट्रांसमिटेड वेव हो गया वाई टी इज इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स। ये एक अलग मीडियम हो गया इसलिए मैं यहाँ पर के टू लिखा हूँ, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के लिए मीडियम सेम है तो ये के वन एक्स है तो के वन एक्स ही रहेगा। अब हम लोग रिजिड एंड पर जो हम लोगों ने देखा कि डेंसर मीडियम में ऐसा क्यों होता है, वो रिजिड एंड से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन द इंसिडेंट वेव रीचेज द फिक्स्ड एंड इट एक्सर्ट्स अ अपवर्ड पुल ऑन द एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। द फिक्स्ड एंड exert an equal and opposite downward force on the string and it results an inverted pulse or phase change of pi। समझे या नहीं समझे? क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप सपोज करो कि यहाँ पर वेव ऐसे आया, ठीक है, वेव ऐसे आ रहा था, अब एकदम क्लोज में आ गया, यहाँ पर एक रिजिड एंड है, तो ये जो है ना, ये स्ट्रिंग ये इस एंड को ऊपर की तरफ धक्का लगाएगा। ठीक है, ये चाहेगा कि इसको उखाड़ करके ऊपर ले जाए, तो इस कारण से ये जो एंड है ना, ये भी इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, ये वेव नीचे की तरफ चला जाएगा। क्लियर है। ये आप झटका से ये इस स्ट्रिंग को ऊपर ले जाना चाहा, ठीक है, झटका से ये रॉड को ऊपर ले जाना चाहा, रॉड ने इसको नीचे की तरफ कर दिया। सो ये हो गया आपको, देखो क्रेस्ट सी रिफ्लेक्ट्स एज ट्रफ एंड वाइस वर्सा, टाइम चेंज इज टी बाई टू। आपको मालूम है कि एक क्रेस्ट यदि ट्रफ में चेंज हो जाए तो वो क्या होता है, टाइम चेंज क्या होता है, टी बाई टू। देखो ये क्रेस्ट है और उसके बाद ये ट्रफ होता है, तो इन दोनों के बीच का टाइम चेंज कितना होता है, टी बाई
2 and path changes by lambda by 2. So basically ये phase change पाई का होता है, path change lambda by 2 का होता है, time change t by 2 का होता है. अब reflection from a rarer medium और free end पर क्या होगा? So एक denser medium ने wave pulse produce किया गया और इसके बाद एक rarer medium है, तो एक पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, जिसका जो रिफ्लेक्टेड हुआ एम्पलीट्यूड उसको आप ए आर बोल दिए, जो ट्रांसमिटेड हुआ उसको आपने ए टी बोला, और जो इंसिडेंट है उसको आपने ए आई बोला, और तीनों अलग अलग है. और इस केस में क्या है, चूंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फेज डज नॉट चेंज एंड डायरेक्शन रिवर्सेस. ठीक है, तो बस डायरेक्शन रिवर्स होगा, फेज चेंज नहीं होगा. सो फेज चेंज नहीं होने के कारण आपको पाई का जो एक एडिशनल आया था वो नहीं आएगा. सो इंसिडेंट वेव यदि ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा, ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के वन माइनस एक्स प्लस फेज चेंज को मैं यहाँ 0 दिखाया हूँ, दैट इज ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के वन एक्स, और ट्रांसमिटेड हो गया ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, बिकॉज अलग मीडियम है. सो यही कंसेप्ट को यहाँ पर लिखा गया है. इसका एक एक्सेप्शन भी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं. तो देखो, मीडियम हुआ, चेंज इन डायरेक्शन हुआ, फेज चेंज, टाइम चेंज, पाथ चेंज. रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड में आपको जो इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट तो होगा ही, तो रिवर्स हो गया डायरेक्शन. रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड में भी रिवर्स हो रहा है, तो ये तो सही है. फेज चेंज इसमें पाई का हो रहा है, इसमें 0 का हो रहा है. टाइम चेंज इसमें टी बाई 2 का हो रहा है, इसमें 0 का हो रहा है. पाथ चेंज इसमें लैम्डा बाई 2 का हो रहा है, इसमें 0 का हो रहा है. क्लियर है. अब इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव सफर्स नो फेज चेंज from a rigid end, that is a compression pulse reflects as a compression pulse. On the other hand, the longitudinal pressure wave reflects from free end, it suffers a phase change of phi, that is compression reflects as a rear fraction and vice versa. ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप में भी देखेंगे. देखो, जो ऑर्गन पाइप या बांसुरी होता है, इसमें क्या है, ये आपको फ्री एंड है, तो फ्री एंड पर जो प्रेशर वेव है ना वो आपको फेज चेंज कर लेता है. रिजिड एंड पे जहाँ डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज चेंज होता है, हम लोगों ने देखा ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव में रिजिड एंड में फेज चेंज पाई होता है. प्रेशर वेव जो होता है ना वो ओपन एंड पे करता है. मीन्स कि ये जो ओपन एंड पर फेज चेंज आपको कितना का हो जाएगा, पाई का हो जाएगा. और यही आप क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करोगे, क्लोज करोगे तो यहाँ पर प्रेशर में चेंज कितना होगा, प्रेशर चेंज में फेज में कितना अंतर आएगा, 0 डिग्री. क्लियर है. अब ये ध्यान देना कि लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव जस्ट अपोजिट दिखाता है. ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए देखा है. यदि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में आपको अंतर समझना है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है. सो ए आई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ए आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड ए टी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव. देन ये वाई आई हुआ, इनिशियल ये हुआ, रिफ्लेक्टेड ये हुआ और ट्रांसमिटेड ये हुआ. तो जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड होता है ए टी वो हुआ 2k1 बाई k1 प्लस k2 इंटू ए आई. इसको हम लोग ए टी भी ए टी इंटू ए आई बोलते हैं, जहाँ ए टी क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू ये हो गया. क्लियर है. अब इस ए टी को आप चाहोगे तो वेलोसिटी के टर्म में चेंज करोगे. कैसे करोगे, आपको मालूम है वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के और यहाँ से हो जाएगा के हो जाएगा ओमेगा बाई वी के. सो इसको आप चेंज कर दोगे 2 इंटू ओमेगा बाई वी वन डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई वी वन प्लस ओमेगा बाई वी टू, और यहाँ से हो जाएगा 2v2 डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू. तो सेम चीज़ आ गया ना. तो सिमिलरली आप करोगे, जो रिफ्लेक्टेड के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए आर इंटू ए आई, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हुआ k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 या v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1. सो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कभी कोई पूछता है सो आप इसको याद कर लीजिएगा. सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. सो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट चूँकि हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए जो एम्पलीट्यूड होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है वो सेम होता है. जबकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैन बी निगेटिव इफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड
बैक फ्रॉम डेंसर मीडियम, और इस कारण से फेज चेंज कितना का हो जाता है, पाई का हो जाता है. द नेगेटिव साइन ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फेज एडिशन ऑफ पाई इन द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंसिडेंट वेव. इफ द वेव वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम इज 0, then AT is equal to 0, AR is equal to -1, that is incident wave is completely reflected as a inverted reflected wave. सो आप देखो सेकेंड मीडियम में यदि वेलोसिटी उसका 0 हो जाए, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डेंसर मीडियम हो, इतना ज़्यादा डेंसर मीडियम हो कि उसमें वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वो वेव क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा. क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इको के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. जब हम लोग रिफ्लेक्शन देखे हैं तो एन इको इज सिंपली द रिपीटेशन ऑफ स्पीकर ओन वॉइस कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन. भाई आपने चिल्लाया हेलो, आपको सुनाई दिया हेलो, तो ये इको हुआ. ये जनरली किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्लिफ से या पहाड़ से रिफ्लेक्ट होकर के आपको सुनाई दे देता है. सो इको इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इको में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं. इफ़ देयर इज अ साउंड रिफ्लेक्टर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स, देन द टाइम इंटरवल कितना होगा. सोर्स से ये डिस्टेंस d हो, यदि वेव का वेलोसिटी v हो, तो कितने देर के बाद सुनाई दिया, अभी तुम बोले t इज इक्वल टू 0 पर, तो इसको जाने में जो टाइम लगा वो टाइम था d/v, और लौट कर आने में फिर जो टाइम लगा वो हुआ d/v. तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो t इज इक्वल टू 2d/v साउंड के बाद इसको सुनाई देगा. अब किस केस में आपको इको सुनाई नहीं देता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है. तो आपको कोई चीज़ सुनाई यदि दे ना, तो उसके 0.1 सेकेंड के बाद फिर कोई दूसरा साउंड आपको यदि सुनाया जाए तभी सुन पाओगे. यदि कोई साउंड सुनाने के जस्ट आपको 0.1 सेकेंड से पहले ही कोई दूसरा साउंड सुनाया जाएगा तो आप नहीं सुन पाओगे. इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. ठीक है. एज द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, दैट इज इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन ह्यूमन ईयर remains for human ear is 0.1 second. Therefore, in order that an echo of short sound will be heard if time is greater than 0.1 second. So time यदि 0.1 second से कम होगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज पहला वाला जो ओरिजिनल साउंड है ना वही आपके वो ब्रेन में रहेगा और आप जो इको को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाओगे. So clearly 2d/v must be greater than 0.1 और d must be greater than v/20. So speed of sound यदि 340 मीटर पर सेकेंड रखते हो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो आपको d का वैल्यू 17 मीटर हो गया. So 17 मीटर के डिस्टेंस पर ही कोई आदमी बोलेगा ना, कम से कम 17 मीटर मानो, तो यहाँ पर बोलेगा तभी वो इको सुन पाएगा. यदि और पास में गया, सपोज करो ये 15 मीटर पे बोलेगा ना, तो इसको इको सुनाई नहीं देगा. अब इसको बीट फ्रीक्वेंसी से एग्जाम में कैसे रिलेट करता है. सो देखो t ग्रेटर देन 0.1 हो गया, मीन्स कि 1/t इज लेस देन 1/0.1, दैट इज 10 हर्ज हो गया, और फ्रीक्वेंसी आपको लेस देन 10 हर्ज. सो फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 हर्ज होगा ना तभी आपको बिट सुनाई देगा. बिट आपको मालूम है कि दो फ्रीक्वेंसी होती है f1 और f2, और इन दोनों के इफेक्ट को आप ईयर पे सुन पाओ तो इसके लिए इनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी गैप है वो 10 हर्ज से कम होना चाहिए. यदि 10 हर्ज से ज़्यादा होगा तो आप बिट फ्रीक्वेंसी को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आपको बिट सुनाई नहीं देगा. क्लियर है. सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है सुपरपोजिशन ऑफ वेव. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव है, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव के थ्रू हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आपको एक इंटरफेरेंस है और फिर उसके बाद स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव होगा और उसके बाद होगा बिट्स. तो ये तीन हम लोग कंसेप्ट्स को समझेंगे थ्रू सुपरपोजिशन ऑफ वेव. सुपरपोजिशन ऑफ वेव है क्या चीज़. सो एक से ज़्यादा यदि वेव आएगा तो उसको आप कैसे डील करोगे, यही बताता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव. ठीक है. सो द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव मीटिंग साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ एक से ज़्यादा वेव आ रहा है एट अ पॉइंट इन अ मीडियम, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वन ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट एट द सेम टाइम.
ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? सो यदि y1, y2, y3 ये सब इंडिविजुअल वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, तो आपको यदि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो इनका वेक्टर एडिशन करोगे, वेक्टर सम करोगे, सिंपली एडिशन नहीं करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर फिगर से दिखाया गया है, सपोज करो दो वेव है, एक वेव इधर से y1 जा रहा है जिसका एम्पलीट्यूड y1 है, वो जा रहा है, और इधर से एक वेव आ रहा है जिसका एम्पलीट्यूड y2 है। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ये वेक्टर सम कर दोगे, ये भी आपको ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों का सिंपली एडिशन हो जाएगा और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2। सो एक के कारण y1 है, दूसरे के कारण y2 है, और जोड़ दोगे तो y1 प्लस y2 हो गया टोटल। ये टोटल कितना हो गया, y1 प्लस y2। अब जैसे ये सुपरपोजिशन के बाद ये वेव ये जस्ट टच हुआ है, उसके बाद ये वेव जो अपने इस तरफ निकलेगा, ये वेव दूसरी तरफ जाएगा, तो अपना अपना जो एम्पलीट्यूड है ना वही लेकर के चला जाएगा। मीन्स कि इस तरीके से जाएगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप फिर से समझो, y1 आया, y1 इधर से आया, y2 इधर से आया, दोनों मिला तो फिर y1 प्लस y2 हो गया और फिर अपोजिट होकर के निकल गया। वैसे ही यदि सपोज करो कि एक आपको इन्वर्टेड पल्स हो, नीचे की तरफ y1 हो और ऊपर में y2 हो, फिर जब मिलेगा तो देखो नेट क्या है, y2 ऊपर की तरफ है और y1 नीचे की तरफ है, तो ये क्या होगा, फिर आपको y2 माइनस y1 होगा नेट, और फिर जैसे निकल जाएगा तो ये बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यही है आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसको हम लोग एक और फिगर से समझते हैं। इस फिगर में क्या है कि आप देखो यहाँ से y1 आ रहा है, इधर से भी y1 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, तो जब दोनों मीट करेगा तो ये y1 से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज करो मीट किया, तो इस पॉइंट के पार्टिकल को ये जो पहला वेव है ये ऊपर की तरफ y1 से खींचा, और इसी पॉइंट के पार्टिकल को जो दूसरा वेव है वो y1 से नीचे की तरफ खींचा, तो नेट ये पार्टिकल का मूवमेंट क्या रहा, ये पार्टिकल वहीं का वहीं रहा। सो इस केस में आपको फ्लैट टाइप का स्ट्रिंग मिलेगा। मीन्स कि दो वेव आ रही, एक आपने ये वेव पल्स प्रोड्यूस किया था, ये वेव पल्स प्रोड्यूस किया था, दोनों का एम्पलीट्यूड y1 था, और फिर जब एक दूसरे से इंटरफेरेंस के बाद निकलेगा तो ये y1 और y1 से चला जाएगा। क्लियर है? So important application of superposition principle in the interference of wave, stationary wave and beats। हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पर तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव के लिए जो दो वेव होंगे वो कोहेरेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट वेव नहीं होगा तो हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। वेव ऑप्टिक्स में भी देख चुके हैं। कोहेरेंट वेव कहने का मतलब क्या है, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए। यदि एक वेव का फेज यदि ओमेगा टी माइनस k1x है और दूसरे का भी फेज मान लो सपोज करो ओमेगा टी माइनस k2x प्लस सपोज करो कि फाई है, तब ये आपको कोहेरेंट सोर्स बन गया, क्योंकि इनके बीच का फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सपोज करो इनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो क्या होगा, एक का होगा ओमेगा 1t माइनस k1x और दूसरे का क्या हो जाएगा ओमेगा 2t माइनस k1x। अब बताओ ये कोहेरेंट सोर्स कभी भी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इनके बीच का जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अलग अलग है, तो टाइम के साथ उसको घटाओगे ना तो क्या होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। तो क्लियरली टाइम चेंज होगा तो फेज क्या होगा, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, सो फेज कोहेरेंट सोर्स हो इसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होना चाहिए। सो व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस वी यूजुअली कीप सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। आपको इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस को आप पहचान नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे। Of nearly equal amplitudes moves in the same direction, their superimposition result in the interference. Due to interference, the resultant intensity of sound at that point is different from sum of intensity due to individual wave। यदि एक के कारण I1 है दूसरे के कारण I2 है तो इंटरफेरेंस के कारण ये केवल I1 प्लस I2 नहीं होता है बल्कि इससे ज़्यादा हो जाता है। और इस केस को हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव करते हैं इंटरफेरेंस, जब वो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करके ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस सिचुएशन को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जब वो दोनों के समेशन से कम प्रोड्यूस करते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। सो इन इंटरफेरेंस द एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सोचते हैं कि एनर्जी आ जाता है, अरे एनर्जी नहीं आता है, वो बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर वो ऐड होकर के ज़्यादा हो जाता है और किसी
पॉइंट पर एक दूसरे को अपोजिट होने के कारण काटता है। सो दे रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रिजल्ट इनटू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। जनरली ऑल कोहेरेंट सोर्सेज आर मेड आइदर बाय स्प्लिटिंग ऑफ वेव form of single source of different sources are fed into single main energy source। देखो इंडिपेंडेंट सोर्स तो कभी भी कोहेरेंट नहीं होते हैं, तो दो कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं? एक सोर्स होता है, उसको दो पार्ट में हम लोग जनरली ब्रेक कर देते हैं, तो एक वेव इधर से आएगा, दूसरा वेव इधर से आएगा, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और यहाँ पर मिलेगा, तो क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। और यदि मान लेते हैं इसका डिस्टेंस नीचे में चेंज करते जाओ, जैसे सपोज करो कि ऐसे रखो कि ये डिस्टेंस अभी यहाँ पर रखो, थोड़ा देर बाद इसको मूव करके यहाँ पर ले जा सकते हो, तो यहाँ पर दोनों वेव मिला, फिर आप थोड़ा मूव करके इसको यहाँ पर ले जा पाओ तो यहाँ पर दोनों वेव मिलेगा। तो देखोगे कहीं आपको तेज साउंड सुनाई देगा, कहीं आपको धीमे साउंड सुनाई देगा, तो यही बेसिकली इंटरफेरेंस हो गया। सो एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस समझ लेते हैं कि दो वेव मिलता है तो क्या एम्पलीट्यूड होता है, क्या इंटेंसिटी होता है। तो दो वेव मान लो A1 साइन ओमेगा टी और दूसरा वेव हो गया A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, केवल फेज डिफरेंस एक मैंने फाई प्रोड्यूस कर दिया। सो इन दोनों वेव को आपको वेक्टरली ऐड करना है। क्या कैसे ऐड करना है? वेक्टरली, मीन्स कि वेक्टर समेशन होना चाहिए। सो वेक्टरली ऐड कर दिए तो सपोज करो ये हो गया A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मीन्स कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसका एम्पलीट्यूड A होगा और वो थीटा एंगल ओरिजिनल या फर्स्ट वेक्टर से बनाएगा। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। मीन्स कि आपको दो बोल दे वेव जिसके एक एम्पलीट्यूड A1 है दूसरे का A2 है और इनके बीच का आपको ये जो डिफरेंस हो, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल हो वो यदि फाई हो तो जो इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। और वो ये बेसिकली वेक्टर एडिशन है और इसका जो एंगल क्या होगा तो वो थीटा एंगल बना रहा है और tan थीटा का वैल्यू होता है A2 साइन फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई। आई थिंक ये सिंपल वेक्टर एडिशन का है तो आप जानते हो। अब इंटेंसिटी चूंकि एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, सो आप देखो कि टू वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर है बिकॉज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, और I2 हो गया A2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो I1 बाई I2 हो गया A1 बाई A2 का होल स्क्वायर से। और यहाँ से आपको मालूम है कि A स्क्वायर होता है क्या? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। देखो आपको मालूम है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, दैट इज I इज इक्वल टू KA स्क्वायर, ठीक है। और आपको मालूम है कि I1 हो गया KA1 स्क्वायर एंड I2 हो गया KA2 स्क्वायर। सो क्लियरली यहाँ से आ जाएगा I इज इक्वल टू KA स्क्वायर का वैल्यू रखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और यहाँ से हो जाएगा KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट K इंटू A1 इंटू स्क्वायर रूट K इंटू A2 इंटू कॉस फाई। मैं सिंपल मैथ का यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस, देखो I1 है KA1 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट KA1 हो गया स्क्वायर रूट I1, सो स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट I2 कॉस फाई। सो यही हो गया नेट इंटेंसिटी जिसका ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला को बस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया? जब फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, मीन्स कि n इंटू 2 पाई हो, 2 पाई का आपको इंटीजर मल्टीपल हो। इस केस में पार्ट डिफरेंस क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। सो क्लियरली इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा और ये होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2, दैट इज स्क्वायर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। बिकॉज आपको मालूम है कि इंटेंसिटी क्या है? आपको एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बोल सकते हैं स्क्वायर रूट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। सो ये भी आप ध्यान रखना। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर आप क्या करोगे? इंटेंसिटी निकालने के लिए उन दोनों का स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी लोगे और उसको स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है?
और इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, जो कि A1 प्लस A2 होता है। सो ये भी ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू हुआ A1 प्लस A2 और इंटेंसिटी का वैल्यू हुआ स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। और जब A1 इज इक्वल टू A2 होगा और I1 इज इक्वल टू सेम होगा बेसिकली इंटेंसिटी, तो जो एम्पलीट्यूड हो गया वो 2A हो गया और इंटेंसिटी 4I हो गया। तो इसको ध्यान रखना। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज पाई, 3 पाई, 5 पाई। और पाथ डिफरेंस के बारे में बात करोगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, दैट इज लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और इस केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी होता है वो होता है स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, बिकॉज कॉस फाई का वैल्यू आप रखोगे पाई या 2n माइनस 1 पाई रखोगे तो -1 हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर है? सो इस केस में जो आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड हुआ वो मॉड A1 माइनस A2। सब ध्यान रखना कि मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी के मिनिमम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम के लिए होता है A1 प्लस A2। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। और ये इंटेंसिटी का होता है स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। और जनरल केस में क्या होता है? ये होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई का स्क्वायर रूट, और इंटेंसिटी उसी तरह से होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 कॉस फाई। क्लियर है? सो यदि इक्वल एम्पलीट्यूड ले लोगे तो ए मिनिमम 0 हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आसान था, आप समझ गए। अब हम लोग कुछ इस पर जो और पॉइंट्स वो देख लेते हैं। ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इक्वली स्पेस, सभी इक्वली स्पेस्ड होंगे, इक्वली लाउड होंगे। सेम इज ट्रू फॉर ऑल मिनिमा। ठीक है, ऑल मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड और उनकी जो इंटेंसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। ऑल्सो इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा आर अल्टरनेट, मीन्स कि पहले आपको मैक्सिमा मिला, फिर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा। सो इस तरह से डिफरेंस बिटवीन जो मैक्सिमा होता है वो क्या होता है? लैम्डा होता है, और डिफरेंस बिटवीन मिनिमा भी आपको क्या होता है? लैम्डा होता है। दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस भी लैम्डा होगा, दो मिनिमा के बीच का भी डिफरेंस लैम्डा होगा। ठीक है, सो मिनिमम लैम्डा बाई 2 पर आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 पर आएगा, पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 पर आएगा, ऐसे करके। अब देखो आई मैक्स बाई आई मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया? ये रेशियो आपको पता है, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और जब मैक्सिमम कब कॉन्ट्रास्ट होता है, मीन्स कि जब मैक्सिमम मिनिमम में अंतर आपको कब सबसे ज़्यादा पता चलेगा? जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो। तो उस केस में आई मैक्स हो गया 4I0 और आई मिनिमम हो गया 0। यदि इंडिविजुअल इंटेंसिटी सपोज करो I0 लो, इसका भी I0, इसका भी I0, तो उस केस में जो मैक्सिमम आएगा, जो आपको इंटरफेरेंस करके इंटेंसिटी, वो 4I0 होगा, मिनिमम 0 होगा। तो ये डिफरेंस जो है ना वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट हुआ। लेकिन यदि सपोज करो एक आप ले लिए I1 और एक ले लिए I2, जहां I1 इज नॉट इक्वल टू I2, तो इस केस में जो डिफरेंस होगा ना वो मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि I मिनिमम इस केस में क्या होगा? 0 नहीं होगा। सो हम लोग देख लेते हैं आगे। ये देखो फिगर आपको बहुत अच्छा बना करके मैं दिया हूँ। सो इन इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी इन मैक्सिमम exceeds the sum of individual intensity by an amount 2 स्क्वायर रूट I1 I2। आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए यही फॉर्मूला होता है, और ये जो दोनों को इंडिविजुअल इंटेंसिटी को जोड़ दो तो इससे इतना ज़्यादा होता है, और मिनिमम भी इतना ही से कम होता है। सो यदि ये मानोगे आप टोटल I1 प्लस I2 है, तो इससे ऊपर आपको 2 स्क्वायर रूट I1 I2 पर आपको मैक्सिमा मिलता है। ये सारे मैक्सिमा लाइन है और ये सारे क्या है? मिनिमा लाइन है। और ये देखो फेज डिफरेंस 0 पे आपको मैक्सिमा आया, लैम्डा बाई 2 उसके आगे गए तो मिनिमा आया, विथ पार्ट फेज डिफरेंस पाई और पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। फिर आगे आप लैम्डा बाई 2 और आगे जाओ तो 2 पाई एंगल और लैम्डा पे फिर मैक्सिमा आ गया। फिर लैम्डा बाई 2 आगे जाओ तो 3 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा आ गया, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप सुनने के लिए लगा दोगे ना कुछ सुनने वाला चीज़, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा और यहाँ पर आपको मिनिमम साउंड सुनाई देगा। क्लियर है? सो आई थिंक वो बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, ये ग्राफ भी पूछता है इंटेंसिटी वर्सेस
ये जो हो गया ना पाथ डिफरेंस का ग्राफ जो है। हेंस इन इंटरफेरेंस एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज़ जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत आसान कंसेप्ट था इंटरफेरेंस का। अब एवरेज इंटेंसिटी के लिए आप क्या करते हो ना, दोनों को जोड़ देते हो और उसको मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को जोड़ देते हो और उसको दो से डिवाइड कर देते हो, तो वही मेरा एवरेज इंटेंसिटी कहलाता है। तो एवरेज इंटेंसिटी इज आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2, डेट इज आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2I1 प्लस I2, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किए तो I1 प्लस I2 हो गया। तो फॉर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A मीन्स कि इक्वल इंटेंसिटी के लिए या इक्वल एम्पलीट्यूड के लिए I मैक्स हो गया 4I, I मिनिमम हो गया 0 और I एवरेज हो गया 2I। अब डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न और डिग्री ऑफ हियरिंग समझ लेते हैं। ये हुआ कि आप कितना सुन पा रहे हो। तो इसके लिए हो गया आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इंटू 100%। सो इन कंडीशन ऑफ परफेक्ट इंटरफेरेंस द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज 100%। परफेक्ट इंटरफेरेंस कहने का मतलब क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल इंटेंसिटी। सो इक्वल इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 और I मैक्स का वैल्यू हो गया 4I0। ठीक है, सो 4I0 माइनस I मिनिमम 0 डिवाइडेड बाई 4I0 प्लस 0 इंटू 100, डेट इज ये कितना हो गया 4I0 बाई 4I0 इंटू 100, डेट इज़ 100%। सो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रास्ट होगा ना वो परफेक्ट इंटरफेरेंस आप बोल सकते हो। सो इन कंडीशन ऑफ परफेक्ट इंटरफेरेंस आपको 100% डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न होता है और मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट का यही कंडीशन जो हम लोगों ने देखा है। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं। आई थिंक ये न्यूमेरिकल को आप खुद से ट्राई करोगे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज बिटवीन टू कोहेरेंट साउंड सोर्सेज 4:1, the difference in loudness in dB between maximum and minimum interference। तो maximum और minimum के बीच में आपको loudness में क्या difference है। सो I1 बाई I2 दिया गया 4:1, यहाँ से एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लो और यहाँ से A मैक्स बाई A मिनिमा का निकाल लो, यहाँ से I मैक्स बाई I मिनिमा निकाल लो और I मैक्सिमा के लिए आप जो लाउडनेस मैक्सिमम हो गया ये वाला, ठीक है, I मिनिमम के लिए इतना हो गया। सो L मैक्स बाई L मिनिमम हो गया 10 log I मैक्स बाई I मिनिमा, डेट इज 10 log 9 बाई 1, डेट इज 10 log 9, डेट इज 20 log 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 log 3। बहुत आसान प्रॉब्लम था क्योंकि आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कंसेप्ट जो कि क्विंग्स ट्यूब का है। सो क्विंग्स ट्यूब बहुत ही आसान है। इसका यूज़ होता है टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड ऑल्सो टू यूज़ द मेजरमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर कोई एक साउंड वेव प्रोड्यूस किया गया जिसका फ्रीक्वेंसी आपको नोन है। सो आपको N0 नोन है। अब वेव क्या है, दो तरीके से आएगा, ऐसे आएगा यहाँ पर और एक दूसरा वेव ऐसे आएगा यहाँ पर। अब पहले हम लोग ना ये स्लाइडिंग होता है सेकेंड वाला, तो स्लाइड करके यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर इसको थोड़ा आगे की तरफ खींचते हैं। सपोज करो हमने इसको x डिस्टेंस से खींच दिया और फिर से मुझे मैक्सिमम मिल गया। तो एक पहले मैक्सिमम था फिर मैक्सिमम मिला, मीन्स कि डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा का डिफरेंस होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा वेव को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, अभी तो मैक्सिमम था, फिर आगे x डिस्टेंस से मूव कर दिए तो वेव ऐसे आया, तो वेव इधर तरफ एक्स्ट्रा x डिस्टेंस गया, इधर तरफ एक्स्ट्रा x डिस्टेंस गया, बाकी तो वेव सेम आया। मीन्स कि वेव टोटल 2x डिस्टेंस एक्स्ट्रा गया तो वो वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल हो गया। क्लियर है, तभी आपको दूसरी बार फिर से मैक्सिमम मिला। मीन्स कि x आपको लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा और यहाँ से बेसिकली आप इनफैक्ट लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, बिकॉज x आप किसी चीज़ से मेजर कर लेते हो। तो आपको लैम्डा मिल गया, N0 मिल गया, सो वेलोसिटी क्या होगा, N0 इंटू लैम्डा। सो इस तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल लेते हो। सो N0 इंटू 2x। क्लियर है। सो ये सारी बातें यहाँ लिखी गई है, आप एक बार देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ भी डाउट होने से मुझसे आप कमेंट करके पूछें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी इसका मैं साउंड का तीसरा और लास्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कि स्टैंडिंग वेव, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, बेड, डॉपलर इफेक्ट सारे चीज़ किए जाएंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।